हाँ जी। हाँ जी, कल कल एग्जाम में एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। तो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड का था क्या, संगणक एग्जाम। तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया गया था कि राजस्थान के कुछ जिले दिए गए, उसमें पूछा गया है कि मानसून सबसे पहले उन जिलों में किस में आता है। और उसमें दिया हुआ है सवाई माधोपुर, करौली एक ऑप्शन। तो एक ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पाली, पाली के साथ झुंझुनू, चूरू कर दो, पड़ोसी हैं। एक दिया हुआ है गंगानगर एंड हनुमानगढ़, और एक नागौर, और नागौर के साथ जोधपुर दिया हुआ है ना। अब इसमें पूछा गया कि राजस्थान में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। राजस्थान में मानसून सबसे पहले सदन में और ईस्टर्न पार्ट में आता है, दक्षिणी और पूर्वी भाग में। और यहां से मानसून धीरे धीरे राजस्थान के पश्चिमी भाग वाले जिलों में जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे मानसून के जो डेट हैं वो इस साइड से, केरल वाले पार्ट से, और कंटिन्यूस भारत के पश्चिम में जाओगे तो ये डेट कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। तो मीनिंग है कि राजस्थान के सदन में मानसून पहले एंट्री करेगा, हाड़ौती वाले एरिया में, इनमें। तो इन जिलों के नाम नहीं दिए गए, एग्जामिनर को पता है तो रट रखे हैं आप लोगों ने। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये तो रटे भी। इसका मीनिंग वागड़ और हाड़ौती अगर ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद में मैदानी भाग वाले जिले ऑप्शन में होने चाहिए। और ये भी नहीं हो तो उसके बाद अरावली वाले, अरावली वाले नहीं हो तो बाद में सेमी एरिड, और सबसे लास्ट में आता है जैसलमेर और बीकानेर। मीनिंग है कि मानसून की जो डेट है वो राजस्थान के सदन से और वेस्टर्न पार्ट की ओर कंटिन्यूस बढ़ती है। मैंने आपको बताया भी था कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून सबसे कम स्टे करता है, 4 से 5 दिन। तो इसका मीनिंग यहाँ सबसे लास्ट में पहुंचता है और सबसे पहले लौट आता है। तो मानसून की जो तिथियां हैं वो इधर पहले काउंट होंगे और पश्चिम में बाद में काउंट होंगे। और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित जिलों में, यानी जो दिए गए हैं, इनमें मानसून सबसे पहले कहाँ था। तो इसमें अपना बांसवाड़ा डूंगरपुर तो नहीं है, 25 जून वाला। तो फिर बाद में वागड़ और हाड़ौती नहीं है, तो मैदानी भाग के जिले कौन से हैं, सवाई माधोपुर और करौली, ये आंसर होगा। इसमें मानसून की डायरेक्शन वाला मत सोचो आप। आपने जो दिमाग लगाया ना वो मानसून के बढ़ने की दिशा है, वो कि इस साइड में पहले पाली आएगा, पाली के बाद में नागौर आएगा, ये वाला पार्ट। तो मानसून की जो डेट डेट और तिथियां हैं वो इधर से एंट्री नहीं होती, वो तिथियां इधर से सदन से और वेस्टर्न की ओर जाती हैं। तो मानसून यहाँ लगभग आता है अपने 25 जून, और इस एरिया में पहुंचते पहुंचते और लगभग 8 से और 10 जुलाई राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर तक। तो इंडिया में जब मानसून आता है 25 मई, उस 25 मई से लगभग 1.5 महीना लग जाता है जैसलमेर पहुंचते पहुंचते। यानी लगभग अपना मई के बाद में जून कंप्लीट निकल गया, और जुलाई में भी लगभग कितने जुलाई तक, लगभग 8 से 10 जुलाई तक जैसलमेर और बीकानेर। तो इंडिया में सबसे अंत में मानसून यहीं पहुंचता है, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका मीनिंग मानसून की तिथियां इधर से और इधर जाने पर कंटिन्यूस बढ़ती है। तो तिथियों में अपन ने सिर्फ इधर वाली बात की थी, सदन वाली। और मैंने बताया था कि पश्चिमी राजस्थान में मानसून सबसे पहले लौटता है, 4 या 5 दिन ही स्टे करता है। तो इसका मीनिंग इधर से एंट्री करेगा और उधर से जहां लास्ट में पहुंचेगा वहां पहले लौटेगा। तो ये राजस्थान में मानसून का सबसे अंत में पहुंचना और सबसे पहले लौटना। तो जहां अंत में पहुंचता है वहां पहले लौट आता है। इसका मीनिंग राजस्थान में मानसून का स्टे कम रहता है, यानी देरी से आता है और समय से पहले लौट जाता है। इसके बाद में लास्ट में जो अपना टॉपिक था वो फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट वाले में एक लीगल क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया था, वनों का वर्गीकरण चल रहा था अपना। तो एक तो था कानूनी वर्गीकरण या प्रशासनिक वर्गीकरण। तो लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन जो है वो तो फिक्स है, कितने भागों में है,
3 भागों में डिवाइड है। जहां मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था कि आपको 50 वर्ड में पॉसिबल है यहां से। सबसे ज्यादा तो है इसमें प्रोटेक्टेड, उसके बाद में रिजर्व फॉरेस्ट, और सबसे कम है अनक्लासिफाइड। दूसरा वर्गीकरण है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। भौगोलिक वर्गीकरण में वन कितने हैं यह तो नहीं पूछा जाएगा इसमें। वैसे हम जो डिटेल करेंगे वो कितने की करेंगे, 5। भौगोलिक वर्गीकरण उसका आधार क्या है, मुख्यतः किस एरिया में कितनी वर्षा होती है उसके अकॉर्डिंग वनस्पति होगी, उस एरिया में मुख्यतः तापमान या रिलीफ फीचर या उच्चावच। तो इनको बेस मानते हुए ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें हम मुख्यतः फॉरेस्ट की 5 कैटेगरीज को कवर करते हैं। जिसमें सिर्फ एक सिरोही वाला है जिसमें उपोष्ण शब्द यूज होता है, सब ट्रॉपिकल। बाकी चाहे राजस्थान का ये वागड़ और हाड़ौती एरिया हो, चाहे राजस्थान का मैदानी भाग हो, चाहे राजस्थान का बचा हुआ अधिकांश सेमी एरिड अरावली और पूर्वी भाग हो, चाहे पश्चिमी भाग हो, ये जो 4 भाग हैं, इन सब में कॉमन शब्द है ट्रॉपिकल या उष्ण। इधर वाले वनों को कहते हैं उष्ण कंटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। इसके बाद कहा जाता है ट्रॉपिकल धौक फॉरेस्ट, उष्ण धौक वन। इधर वाले को कहा जाता है उष्ण मानसूनी वन। और मानसूनी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आर्द्र और एक शुष्क। राजस्थान में कौन से होंगे, शुष्क मानसूनी वन। तो इनको नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये ड्राई वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, शुष्क मानसूनी या पतझड़ वन। और इधर है उष्ण शुष्क सागवान वन। तो यह है ट्रॉपिकल ड्राई टीक फॉरेस्ट। और इधर वाले में उष्ण शब्द यूज नहीं होके, ट्रॉपिकल यूज नहीं होके, सब ट्रॉपिकल, क्योंकि माउंट आबू हाइट पर है। हाइट पर है तो इसका मीनिंग टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो ट्रॉपिकल के बजाय इसमें शब्द क्या यूज होगा, सब ट्रॉपिकल शब्द यूज होगा। जबकि राजस्थान के क्लाइमेट में हमने ये शब्द यूज किया है। तो मीनिंग डिपार्टमेंट अलग अलग है। क्लाइमेट वाला है वो क्लाइमेटोलॉजी के द्वारा या मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि ये तय करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग। तो वन विभाग ने ज्यादातर फॉरेस्ट कैटेगरी क्या मानी है, हमारे गर्म तापमान वाली यानी ट्रॉपिकल टाइप। एक सिरोही वाली है उसमें ट्रॉपिकल नहीं होके सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल के लिए वर्ड क्या यूज किया है, उपोष्ण के लिए सदाबहार, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये राजस्थान की टोटल फॉरेस्ट्री में कितना % योगदान, केवल 1% का योगदान। सागवान का योगदान कितना है, सागवान अपने पहले शब्द के अकॉर्डिंग 7%। और इस साइड वाला ये 6%, 6 और 1 7%। और ये धोक 1 58 और मानसून 28। याद इधर से रखना है, 58 28 एंड 8 से कम 7। तो ये 28, 8 के बाद में इधर बोल रहे हैं 7। और इस 7 को इधर बैलेंस करेंगे, 6 और 1 7, ये दोनों 7। अब इनमें वर्षा की मात्रा, लोकेशन अगर आपको समझ में आ गई, वर्षा समझ में आ जाएगी कि इधर जो होगा उसमें वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम, डेजर्ट एरिया की ओर। इसमें वर्षा होती है लगभग 0 से 30 सेंटीमीटर। धोक में डबल मानी जाती है, 30 से 60। फिर अरावली से लेंगे हम, अरावली पे कितनी होती है, 50। तो इधर वाले में 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 60। फिर 10 यूनिट कम करेंगे, 30 से 60, 30 to 60। फिर 10 यूनिट कम करके बोलना है 50 से 80। नेक्स्ट वाले में 5 यूनिट डाउन करना है, 80 से 75 और 75 से 110। 75 का डबल करना है, माउंट आबू या सिरोही में 150 सेंटीमीटर, वो लिखवाया हुआ अभी आप क्लाइमेट वाले टॉपिक के अंदर 150 सेंटीमीटर। तो मीनिंग है कि इनका एक तो आपको लगभग एरिया का आइडिया है कि सदाबहार वनस्पति का माउंट आबू, पूरे सिरोही में भी नहीं, केवल माउंट आबू। जीरो फाइट जो बड़े जिले हैं उनके अंदर मरुदभिद, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जिनको जनरली इंडिकेट करते हैं JBBJ, इन बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये तो हो गया अपना सिरोही, माउंट आबू। ये JBBJ, सेमेरी डेजर्ट, अरावली रीजन, और सवाई माधोपुर करौली का कुछ भाग आता है धोक वृक्ष के अंदर। 30 से 60 वाला कौन सा है, धोक, या जिसको धोकड़ा भी कहते हैं।
धोकड़ा फॉरेस्ट, तो धो क्या धोकड़ा, अधिकांश एरिया में यही। मानसूनी वाले वन है वो मैं से, मानसूनी मैं से, मानसूनी मैं से मेवाड़ और मैं से मैदान। तो मानसूनी जो वन है वो एक तो मेवाड़ वाले जिलों में और एक मैं से मैदान वाले जिलों में। मैदान वाले में लेंगे ABCD और मेवाड़ वाले में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। तो ये मैं वाला जो कॉम्बिनेशन होगा मानसूनी वाला, मानसूनी मेवाड़ और मैदान। फिर ये वाला जो टीक फॉरेस्ट है, एक तो वागड़ और एक हाड़ौती। हाड़ौती में मुख्यतः कोटा, झालावाड़। एक और लिखो तो 12 लिख दो, बूंदी उसमें आएगा ऊपर वाले में। तो मेन ये वागड़ और मेन हाड़ौती, कोटा, बारा और झालावाड़ नीचे वाले जिले, ये किस में काउंट किए जाएंगे, टीक फॉरेस्ट या सागवान। तो मैप में अगर ये लोकेशन आपने इंडिकेट किए हैं तो जिलों का आइडिया लगभग हो जाएगा। प्लांट या जो ट्रीज हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वृक्षों के नाम। तो इसमें सबसे पहले आपने जो लिखा था ना, एक टेबल बनाई थी उसमें 4-5 नाम लिखे हैं, वो 4-5 नाम आपको एग्जाम में दिए जाते हैं ज्योग्राफिकल वाले, जिसमें एक शब्द में लिखा है उष्ण सदाबहार वन, एक में लिखा हुआ है उष्ण शुष्क सागवान वन, एक में लिखा हुआ है उष्ण धोक वन, एक में लिखा हुआ है उष्ण कंटीले वन। निम्नलिखित में राजस्थान में ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट कौन से नहीं पाए जाते, ए नहीं होते। राजस्थान में एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल नहीं होते, सब ट्रॉपिकल होते हैं। यानी यहाँ उष्ण या ट्रॉपिकल की जगह क्या होना चाहिए, सब ट्रॉपिकल, ये आंसर है। तो कई बार इनके नाम ही लिखे जाते हैं और सिर्फ पूछा जाता है कौन सा राजस्थान में नहीं है। तो जो प्रॉपर नाम आपने याद किए हैं उसमें सिर्फ एक को गौर करना है, सदाबहार को, कि सदाबहार में सब ट्रॉपिकल है, बाकी सब में कॉमन एक ही है, बाकी सब में ट्रॉपिकल या उष्ण शब्द को यूज किया गया। तो उस टेबल वाले सीक्वेंस में भी हमारा सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखिए उपोष्ण सदाबहार वन। इसमें लिखिए सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस इज लाइट, इसमें करंट लाइट कॉर्नर वाली, या तो बंद कर दो उसको। सब ट्रॉपिकल इसके अंदर रेनफॉल या वर्षा में लिखिएगा। इन वनों में वर्षा की आवश्यकता है 150 सेंटीमीटर, वर्षा में लिखिए इन वनों में वर्षा की आवश्यकता, और आगे डेस्क करके लिख दो 150 सेंटीमीटर। रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर दीज फॉरेस्ट, रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर दीज फॉरेस्ट इज 150 सेंटीमीटर। इन वनों के लिए वर्षा की आवश्यकता 150 सेंटीमीटर। तो सभी वनों में लाइन ऐसे लिखने, सिर्फ स्केल चेंज हो गया, कई जगह 150 है, कहीं 75 से 110 है, कहीं 50 से 80 है, कहीं 0 से 30 या 30 से 60। रेनफॉल या वर्षा के बाद में इनका क्षेत्र, क्षेत्र का मीनिंग है एरिया से, कि कितना एरिया है ये। तो राजस्थान ये टोटल फॉरेस्ट्री का ये लगभग कितना परसेंट है, 1%, या यूं कहें कि एक से भी कम ही है लगभग, ये एक से अधिक नहीं है। तो क्षेत्र में लिखेगा राजस्थान के कुल भौगोलिक वन में 1%। These forests are 1%.
of total geographical forest of Rajasthan. ये वन राजस्थान के भौगोलिक वनों का लगभग कितना परसेंट भाग है? 1%. These forests are 1% of the total geographical forest of Rajasthan. ये वन कुल भौगोलिक वनों का लगभग 1% भाग. तो कुल भौगोलिक वन अपने आप में 100%. उन 100% में एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो 1%. मीनिंग है कि राजस्थान की वनस्पति को अगर आप 100% मानते हो तो उनमें सबसे कम योगदान इन्हीं का ही है, क्योंकि इनमें वर्षा की मात्रा काफ़ी अधिक चाहिए, जबकि हमारा स्टेट अपने आप में डेजर्ट स्टेट में डिफाइन होता है. अब इस प्रकार की वर्षा की मात्रा अपने कौन से एरिया में? तो इन वनों का विस्तार कहाँ पर है? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा विस्तार. विस्तार या एक्सटेंशन. तो दिस फॉरेस्ट आर एक्सटेंट इन माउंट आबू. इन वनों का विस्तार माउंट आबू. माउंट आबू के ब्रैकेट में लिख दीजिए सिरोही. इन वनों का विस्तार माउंट आबू ब्रैकेट में लिखे सिरोही में है. दिस फॉरेस्ट्स आर एक्सटेंट इन माउंट आबू ब्रैकेट में सिरोही. इन वनों का विस्तार माउंट आबू में है. मीनिंग है यहाँ पे भी ऑप्शन 2 आ सकते हैं आपके, सिरोही और माउंट आबू. तो आंसर रहेगा माउंट आबू, क्योंकि जो ऊपर वर्षा स्केल लिखा वो सिरोही का नहीं लिखा हुआ है. यह वर्षा हमारे केवल एक स्थान पे ही होती है, माउंट आबू. क्योंकि हमें पता है कि स्थान में तो जिले में तो हमारे सबसे आगे हैं बांसवाड़ा और झालावाड़, जहाँ एवरेज 100 सेंटीमीटर होती है, जबकि ये वाला है ये सिर्फ एक लोकेशन है माउंट आबू. तो एग्जाम में आरएस में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको, राजस्थान में पर्वतीय सदाबहार वन. पर्वतीय सदाबहार का मीनिंग है कि राजस्थान में जो सदाबहार है वो पर्वत के ऊपर ही है, इसका मीनिंग ये है. और पर्वतीय एरिया राजस्थान में कौन सा है? माउंट आबू. तो पर्वतीय सदाबहार वन राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बीकानेर. तो बीकानेर तो 0 में आता है. नागौर, नागौर धोकड़ा वन में आता है. एक दिया हुआ है सिरोही और एक दिया हुआ है अजमेर. आंसर रहेगा सिरोही. अगर कहीं ऑप्शन में माउंट आबू लिखा हुआ रहता तो ज्यादा परफेक्ट माउंट आबू, लेकिन माउंट आबू इज द पार्ट ऑफ है तो उसमें सही है. तो इस तरीके के माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं अपन इनको, क्योंकि राजस्थान के जिस एरिया में ये वन है वो कौन सा एरिया है? माउंटेन एरियाज है, पर्वतीय क्षेत्र. अब इसका जो विस्तार है, इसमें लोकेशन आपने लिख दी है, सिर्फ एक जगह आती है. अब इसमें ट्री लिख दो चाहे प्लांट्स लिख दो, यानी प्लांट एंड ग्रासेस. वृक्ष एवं घास. तो इस एरिया में प्लांट का जो एग्जाम्पल होता है सिरोही की ओर एक प्लांट है जो मेडिसिनल प्लांट के रूप में होता है, जिसका नाम है अंबरतरी. यह तो लोकल नेम है अपने यहाँ, अंबरतरी. अंबर किसको बोलते हैं? आकाश को. और आकाश यानी जो हाइट के ऊपर है माउंट आबू. तो उस वृक्ष का नाम अंबरतरी, जिसको हम कहते हैं डिक्लीपटेरा आबुएंसिस. लिखूंगा तो ठीक से समझ में आ जाएगा. डिक्लीपटेरा आबुएंसिस. वैसे तो इस नाम से आएगा तो क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो गया है. डिक्लीपटेरा आबुएंसिस कहाँ पर है? आबू में है. ये इसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है. लोकल में इसको कहते हैं अंबरतरी. तो राजस्थान में जो डिक्लीपटेरा या अंबरतरी है ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में जो अंबर के नजदीक है. तो अंबर के नजदीक है अपने गुरु शिखर. गुरु शिखर माउंट आबू एरिया. तो इसका मीनिंग जो आकाश के नजदीक है वहीं क्या मिलेगा? अंबर के नजदीक मिलेगा अंबरतरी, जिसको कहते हैं डिक्लीपटेरा आबुएंसिस. इसी एरिया में पाए जाने वाले कुछ प्लांट अधिक पानी में अपने जामुन भी है. और जामुन वैसे भी पानी वाली जगह मिलता है आपको. आप लोगों ने कई बार जामुन वाली कहानी सुनी है, बंदर और मगरमच्छ वाली, जिसमें अक्सर जामुन का पेड़ या तो नदी के पास या तालाब के पास या किसी झील के पास, जिसमें कहा जाता है कि एक जामुन के पेड़ पे बंदर था और पानी के अंदर मगरमच्छ.
मगरमच्छ हमेशा ये सोचा करता है कि काश मैं पेड़ पे चढ़ पाता और ये जामुन खा पाता। बंदर पेड़ पे बैठा हुआ हमेशा ये सोचता है कि काश कि मैं इस पानी में तो तैर पाता, तो इस पानी में क्या है ये भी देख के आता, नदी में आगे तक सैर करके आता। तो एक दिन मगरमच्छ पेड़ की तरफ देख रहा था और बंदर पानी की तरफ। दोनों की नजर आपस में मिली और मगरमच्छ जिसने कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है और ये जामुन कैसे हैं, तो बंदर ने जामुन फेंका उसकी तरफ और मगरमच्छ ने कहा कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। तो उसने कहा कि अपन एक दोस्ती करते हैं और आपस में एक बॉन्डिंग करते हैं कि तुम आज के बाद में मुझे नदी घुमाओगे और मैं तुम्हें आज के बाद जामुन खिलाऊंगा। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए लेके गया। जैसे उसने खाए, फीमेल मगरमच्छ ने जैसे ही जामुन खाए तो कहा कि ये लेकर कहाँ से हो, कि मगरमच्छ ने बताया एक दोस्त बनाया हुआ है मैंने, वो मुझे रोज जामुन खिलाता है और बदले में मैं उसको नदी घुमाता हूँ। कि तुम उस बंदर को ही ले आओ, उसको सोचो उसका हार्ट कितना मीठा होगा जब जामुन इतना मीठा है। तो अगले ही दिन मगरमच्छ क्या करता है, उसको पानी के बीच में लाने के बाद में कहता है कि मेरी पत्नी ने आज तुम्हें इनवाइट किया है क्योंकि उससे तुम्हारा हार्ट चाहिए। कहता है वो तो पेड़ के ऊपर है, मुझे पहले बताते, जामुन भी ले चलते अपन और मेरा हार्ट भी ले चलते। बंदर ने सोचा कि भारी होगा, तो सॉरी मगरमच्छ। तो मगरमच्छ किनारे पे जैसे आया तो बंदर उछल के पेड़ पे और हमेशा के लिए दोस्ती। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जामुन का पेड़ पानी के पास होता है। तो इसमें जामुन जामुन या बेम्बू, बांस है, बांस प्लांट कैटेगरी से बाहर है। बेम्बू की अकाउंटिंग अब किस में होती है, ग्रास में। 2017 की जो वन गणना या जो फॉरेस्ट्री काउंटिंग या फॉरेस्ट सेंसस जो किया गया था उसमें बेम्बू को फॉरेस्ट्री से बाहर कर दिया गया। इस कारण अपने यहाँ मुख्यतः प्लांट के साथ एक पॉइंट और लिखा है, ग्रास। तो इसमें अम्बरतरी, जामुन और बेम्बू ये इसके एग्जाम्पल है सदाबहार वनों के। और राजस्थान में जहाँ सदाबहार वन है, सदाबहार वन चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उनका हमेशा इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी को लेके होता है। उन वनों में जैव विविधताएं अधिक होती हैं। क्योंकि सदाबहार कहने का कारण यह है क्योंकि उनमें प्लांट्स या वृक्षों की वेराइटीज बहुत ज्यादा होती हैं, जिनमें सबका पत्ता गिरने का यानी जो इसमें पत्तियां गिराने का टाइम सबका अलग अलग होता है। तो इसमें जो ग्रीनरी है वो इन प्लांट्स में हर समय दिखाई देती है, कोई ना कोई पौधा हरा होता ही है। इस कारण इनको कहा जाता है एवरग्रीन प्लांट्स या एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जैव विविधता के लिए। तो लास्ट में इंपॉर्टेंस या महत्व में लिखे इन वनों के, इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें प्लांट्स और ग्रासेज के एग्जाम्पल लिखने के बाद में लास्ट में लिखूं इंपॉर्टेंस या महत्व। महत्व में लिखें इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। क्या चीज, फर्स्ट वाला, इससे पहले वाला, अच्छा ढिकली पटारा क्या, अच्छा। ढिकली पटेरा आबुएंसिस, अंबरतरी, टिकली पटेरा आबुएंसिस या अंबरतरी। नेक्स्ट है जामुन, जामुन के बाद में लास्ट है बेम्बू या बांस। इंपॉर्टेंस या महत्व में लिखे इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इकोनॉमी इंपॉर्टेंस इन फॉरेस्ट का कम होता है क्योंकि जहां पे अधिक वर्षा होती है उन उन वृक्षों की लकड़ियां काफी कठोर होती हैं। तो कठोर लकड़ियों को जैसे ही मशीनरी में डालेंगे मशीन खराब हो जाती है। तो इसका मीनिंग है इनका टिम्बर वुड के रूप में यानी इमारती लकड़ी के रूप में या फर्नीचर वुड के रूप में इनका यूज मिनिमम होता है। तो किन वनों का आर्थिक महत्व सबसे कम है, सदाबहार वनों का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सबसे कम होता है।
इकोनॉमी इंपोर्टेंस होता है एक तो सागवान और एक मानसूनी वनों का। तो इसका मीनिंग है कि इसमें जीव अधिक होते हैं, वैसे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता अधिक पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब सदाबहार के बाद में दूसरा, थैंक यू, नेक्स्ट जो कैटेगरी करवाई है वो आपको लिखवाई है सागवान। अब ये आगे वाले जितनी भी फॉरेस्ट हैं वो सारे ट्रॉपिकल थीम के साथ आएंगे। ये ट्रॉपिकल और उसके साथ ड्राई शब्द भी यूज होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, मानसूनी में भी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ये ड्राई टेक फॉरेस्ट। अगला हेडिंग में लीजिएगा, सेकंड, उष्ण शुष्क सागवान वन। तो क्लाइमेट में ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिड टेक फॉरेस्ट। इसमें भी जो 150 लिखा था उसका हाफ 75, 75 से 110 सेंटीमीटर। तो इसमें रेनफॉल या वर्षा में लिखिएगा, इन वनों में वर्षा की आवश्यकता है। रेनफॉल रिक्वायरमेंट या रेनफॉल रिक्वायर्स फॉर दीज फॉरेस्ट, इन वनों में वर्षा की आवश्यकता 75 से 110 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट एरिया, तो एरिया वो परसेंटेज वाला बताना है इसमें। डिस्ट्रिक्ट तो हम नेक्स्ट वाले में बताएंगे, विस्तार वाले में। तो कुल भौगोलिक वनों का 7% भाग। These forests are 7% of the total geographical forest of राजस्थान। ये वन राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का 7% भाग। These forests are 7% of the total geographical forest of राजस्थान। तो इसमें सा सा वाला कॉम्बिनेशन याद रखना, सागवान 7%। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखे इसमें, नेक्स्ट विस्तार। विस्तार या एक्सटेंशन में एक तो लिख दो पहले वागड़, वागड़ के आगे ब्रैकेट में जिले लिखो। विस्तार में वागड़, वागड़ तो राजस्थान का माई बेसिन है ना, ब्रैकेट में जिले लिख दीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। फिर कुछ जिले इसमें हाड़ौती वाले आएंगे जिसमें बूंदी नहीं लिखना है, कोटा, बारा एंड झालावाड़। बैच अरावली की तरह कैसे होता जा रहा है आपका? अच्छा, टेस्ट है क्या? अरावली के, अरावली में प्रदन हो रहा है ना, अवशिष्ट पर्वतमाला। अच्छा, ऑनलाइन पेपर दे दिया? अच्छा, महीने के लास्ट 7 दिन। अच्छा, कई कई दिनों से परेशान हो रखे थे हैं? पेपर भी था?
वैसे मेरा मानना है कि जो जो ऑफलाइन पॉसिबल हो पाता है, जैसे ऑनलाइन भी देखो ऐसा नहीं है नहीं पढ़ सकते। जिन स्टूडेंट्स की जो मजबूरी है, हो सकता है कि कई जॉब में है, कोई कहीं पर है, कोई इतनी जयपुर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऑफलाइन की फीस अधिक है, तो बहुत सारे रीजन है, तो उसमें ऑनलाइन बेटर है। लेकिन ऑफलाइन जो स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनकी एक आदत होती है कि पहले समझना है फिर लिखना है, और वो ऑनलाइन जाके अपने आप को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। भाई कई बार तो ये लगता है कि पहले समझ लेते हैं, लिख बाद में लेंगे अगली बार जब लेंगे क्लास। तो या तो वो समझा जाता है, या कई बार वो सिर्फ लिखा ही जाता है, समझा जाता ही नहीं। यानी जल्दबाजी, जल्दी जल्दी आप देख के वो क्लास सुन के और सिर्फ क्या करते हो, लिखते हो। समझ में वो, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही नहीं आएगी, समझ में आती है समझने वालों के, और बाकी जनरली वो मेरे हिसाब से 50% ही समझ आती। तो ये ऑफलाइन वालों के साथ है, जिन्होंने स्टार्टिंग ऑनलाइन से ही पढ़ा है, तो उनको तो समझ में आएगी, क्योंकि उनका रास्ता ही वो, तरीका ही वो रहा है कि भाई अपने को पढ़ना भी और लिखना भी, तो वो उस चीज के लिए तैयार है। लेकिन ऑफलाइन से ऑनलाइन जो जाके पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, हालांकि सुन भी रहे हैं मेरे को है। क्लास में बैठ के सुन रहा है। अच्छा, टू से मल्टीपल करके, जिसमें बड़ 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 जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं, और कई 1/2 करके देखेंगे। सदा बाहर, तो इसमें लिखिएगा, इसमें वृक्ष या प्लांट के एग्जाम्पल हैं। एक तो जो हेडिंग में लिखा है आपने, वो भी एक वृक्ष है, सागवान। सागवान जिसको हिंदी में शॉर्ट में ये भी बोलते हैं सागौन। तो सागौन अलग से नहीं होता, सागवान ही होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा एमपी में होते हैं। तो जहाँ पे सागवान वन होता है, वहां पे मुख्यतः फर्नीचर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा वन एमपी में है, एरिया वाइज देखा जाए तो भारत में जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा डेवलप है एमपी की। यानी मुख्यतः वहां प्लांट के द्वारा फर्नीचर का निर्माण या वुड संबंधित जो काम होता है, सबसे ज्यादा एमपी में होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग लकड़ी होती है, वो कौन सी होती है, टेक या सागवान होती है। तो एक तो है इसमें टेक, सागवान। बाकी कुछ वृक्ष और भी आते हैं जिनको हम शॉर्ट में याद रखेंगे जीएमटी, गुल्लर, महुआ और तेंदू। इट्स नॉट ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच रेखा नहीं है, 3 प्लांट के नाम है। तो प्लांट को याद रखने की वजह से देखा जाए तो एक ट्रिक है, गुल्लर, महुआ और तेंदू। तेंदू जिसके पत्तियों से बेड़ी बनाई जाती है। महुआ जिस वृक्ष की छाल से, महुआ से, महुआ की छाल से, बार्क या छाल से क्या बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। जबकि इसके फूलों से लेकर या शराब बनाई जाती है। औषधि, इसकी औषधि मुख्यतः जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें इसका इंपॉर्टेंस होता है, मेडिसिनल यूज होते हैं, जिनके जॉइंट वगैरह जोड़ों में दर्द होते हैं। और शराब का आपको पता ही है, ये छाल का काम है लेटे आदमी को खड़ा कर दे, फूल का काम है खड़े को लेटा दे। गुलर, गुलर के कई यूज होते हैं, मुख्यतः आदिवासी एरिया में नदी वगैरह में जो वोट वगैरह चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है, वो बनाने में। टिम्बर वुड के अंदर भी मुख्यतः इमारतें लकड़ी में भी यूज कर लिया जाता है। कई बार लकड़ियों की कमी होने पर इसको एज ए फ्यूल, फ्यूल यानी जलाने वाली ईंधन की लकड़ी के रूप में, तो इसके कई यूजेज होते हैं। ज्यादातर इन लकड़ियों में या इन वृक्षों के जो यूज होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा होते हैं। जैसे सागवान की लकड़ी है, इमारती लकड़ी, फर्नीचर वुड के अंदर, तो फर्नीचर लकड़ी का अपने आप में एक उद्योग है। महुआ, तो महुआ में मेडिसिन, तो मेडिसिन भी अपने आप में इंडस्ट्री है। शराब या लेकर, लेकर भी अपने आप में इंडस्ट्रीज में काउंट होता है।
और तेंदू, तेंदू से बनती है बीड़ी, बीड़ी के जो चारों ओर जो पत्ता होता है वो तेंदू का होता है, तो इसका मीनिंग बीड़ी भी अपने आप में एक उद्योग है। तो इसमें ज्यादातर जो प्लांट हैं उनके इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस अधिक होते हैं, तो इसके महत्व में लिखिएगा। प्लांट्स के नाम लिख दीजिए इसमें, टीक, सागवान, सागवान के बाद में जीएमटी, जीएमटी के आगे लिख दो गुल्लर, महुआ, तेंदू। अब ये किसी से पूछना मत, बता जीएमटी प्लांट कौन सा होता है, तो जीएमटी कोई प्लांट नहीं है, ट्री है ये, गुल्लर, महुआ और तेंदू। तो सागवान और जीएमटी, गुल्लर, महुआ, तेंदू। महत्व में लिखिएगा, इन वनों का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में अधिक है। These forests are important for industries. इन वनों का उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अधिक महत्व। These forests are important for industrial sector या for industries। इन वृक्षों का उद्योगों के लिए महत्व या औद्योगिक क्षेत्र में महत्व। उद्योग इनके हम आगे लिखेंगे, हमने आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि राजस्थान के मेजर जो प्लांट या ट्री हैं और ग्रासेज हैं, उसमें कुछ प्रमुख प्लांट के बारे में और उनके इंपोर्टेंस के बारे में लिखेंगे, उनके साइंटिफिक नेम है वो भी आएंगे अपने। सर कॉलेज के एग्जाम के कारण कोचिंग की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें, छोड़ दो? भाई इतने द्वंद्व में क्यों, छोड़ दो एक को, दूसरे में लगा लो मन। दोनों तरफ लगाओगे तब एक हाथ से जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, नेक्स्ट है उष्ण शुष्क मानसूनी वन, तो कैटेगरी तो इसमें भी वही है, ट्रॉपिकल। इसमें एक तो अपना रेनफॉल या वर्षा, वर्षा की मात्रा है, ये मुख्यतः अरावली से और हाड़ौती की तरफ है, तो अरावली से 50 से और हाड़ौती की तरफ 80 सेंटीमीटर। इन वनों में वर्षा की आवश्यकता 50 से 80 सेंटीमीटर। इन वनों में वर्षा की आवश्यकता 50 से 80 सेंटीमीटर। रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर दिस फॉरेस्ट 50 टू 80 सेंटीमीटर। इसके बाद में इनका जो एरिया है, क्षेत्र है, राजस्थान के भौगोलिक वनों में 28%। These forests are 28% of the total geographical forest of Rajasthan. These forests are 28% of the total geographical forest of Rajasthan. ये वन राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का 28%। फिर मानसूनी वाले में, हिंदी में जैसे मानसूनी लिखा हुआ है, तो मानसूनी को इनको जनरली अपन एक शब्द और भी लिख देते हैं कई बार, पतझड़। इंग्लिश में मीनिंग यही होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इनका जो विस्तार है, एक्सटेंशन या विस्तार में लिखेगा, दिस फॉरेस्ट मोस्टली एक्सटेंड इन, ये वन मुख्यतः
एक तो मेवाड़, मेवाड़ वाले जिलों में लिखो उदयपुर, राजसमंद। उसके बाद में मेवाड़ में चित्तौड़, और चित्तौड़ के ऊपर कौन सा है, भीलवाड़ा। मैदान वाले में जो मेन डिस्ट्रिक्ट है ABCD, एकीकरण के पहले चरण में आते हैं, वो लिख दीजिए। जिले और भी हैं लेकिन मेन ज्योग्राफी में यही मेंशन होते हैं, 7-8 जिले मेंशन होते हैं, उसमें ये है। यानी मानसूनी में एक तो मैं से मैदान वाले और एक मैं से मेवाड़ वाले, मैं का कॉम्बिनेशन होता है हिंदी में, मानसूनी, मैदान, मेवाड़। तो मैदान वाले में लिखो ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके बाद में प्लांट्स के एग्जाम्पल या वृक्षों के एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट लिखो प्लांट कौन से होते हैं इनमें। प्लांट्स में इसमें एक तो तीन सह वाले होते हैं। तीन सह कौन कौन से, साल, जिसको हम सालर भी बोलते हैं, साल या सालर, साल, सागवान और शीशम। तीनों सह एक साथ आ रहे हैं तो इसका मीनिंग यही माने जाएंगे। वैसे सागवान ये तो पूछा नहीं जाएगा सागवान कौन सा वन है, सागवान सागवान है, लेकिन सागवान अपनी दो अदर सह के साथ आ रहा है। सागवान अगर सालर और शीशम के साथ आ रहे हैं तो बाद में इसको मानना है मानसूनी। तो ये ट्रिपल सह का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया जाता है, साल या सालर। सालार नहीं, सालार मूवी है। तो सालर, टेक, सागवान, शीशम को कहा जाता है रोजवुड। रोजवुड सदाबहार वनों में भी आता है। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो सदाबहार वनों में तो शीशम की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत अधिक हाइट वाली हैं वो सदाबहार में, और कम हाइट राजस्थान में पाई जाती हैं वो मानी जाती है मानसूनी वनों में। तो सालर, टेक एंड रोजवुड। इसके बाद में तीन सह वाले एग्जाम्पल एक साथ याद रखो। इसके बाद में एक वृक्ष होता है प्लास, एक वो पकड़ने वाला होता है पेचकस प्लास वाला, वो अलग होता है। ये प्लांट है, इसके पत्ते और जो फूल जो होते हैं, फूल होते हैं रेड, और पत्तियां होती हैं लाइट येलो से, और जो हल्के पीले से और हल्की रेडिश कलर में, यानी सूखते हुए कई बार लाल और पीले रंग में दिखाई देती है। तो ये वृक्ष जैसे ग्रीन प्लांट के बीच में दिखाई देगा तो यूं लगता है जैसे पेड़ में आग लगी हुई है। इसके पत्तों के कारण इसका कारण कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग भी बोलते हैं। इसके बारे में लिखेंगे बाद में दिखाएंगे। तो प्लास वृक्ष, प्लास के साथ में उदयपुर और चित्तौड़ के पास में पाया जाता है खेर। तो खेर वृक्ष अलग होता है और जो आपका सुना हुआ होता है केर अलग होता है। वो केर सांगरी वो अलग है। सांगरी तो लगती है खेजड़ी पे और केरिए लगते हैं केर पे, और एक सब्जी बनती है केर सांगरी की सब्जी, वो खेर है। खेर में क्या होता है, उसके छाल को उतार के और हांडी में घोला जाता है, हांडी में घोल के उससे कत्था बनाया जाता है। कत्था जो पान के अंदर मुख्यतः इस कलर, पान के पत्ते के ऊपर जो लगाया जाता है ना इस कलर में, रेड इस कलर में, तो पान वाला एक तो लगाता है इस तरीके से व्हाइट चूना, ये पूछ के लगाता है कि भाई साहब चूना लगा दूं क्या, बाकी दुनिया बिना पूछे लगाती है। और एक ये वाला रेडिस जो कत्था, क्योंकि ये वाला जो कत्था जो होता है एज ए मेडिसिन के तौर पे होता है, जिनके मुंह में छाले होते हैं वो कत्थे वाला पान खाते हैं। तो कई बार कहते हैं नहीं चूना मत लगाना, सिर्फ कत्थे वाला पान तैयार करना। तो इसलिए एज ए मेडिसिनल के तौर पे यूज होता है। कत्था बनाती है राजस्थान की कथोड़ी जनजाति, मूलतः वैसे तो महाराष्ट्र की है लेकिन ये राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास रहते हैं। तो इनके प्रोडक्ट का जो नाम है वो मुख्यतः
उस जनजाति के नाम से, या यूं कहें जनजाति का नाम उनके प्रोडक्ट के नाम से। कत्था बनाती है इस कारण वो कथौड़ी। जैसे खारा नमक बनाती है वो खारवाल। जैसे प्रिंटिंग या छापने का काम करती है वो छिपे। छिपे या छिपा जो सांगानेरी प्रिंट है। तो इसमें प्लास खेर, तो वो जो हम खेजड़ी के साथ पढ़ेंगे वो रहेगा केर। वो रहेगा अपने धोक प्लांट के अंदर। तो केर अलग होता है, ये खेर। और साथ में इसमें आम और चंदन। सैंडलवुड इसी में, सैंडलवुड एंड मैंगो ये इसी में काउंट होंगे। हालांकि राजस्थान में बहुत रेयरिस्ट होता है, बहुत ही कम होता है। राजसमंद के आसपास देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत, फॉरेस्ट्री एरिया में। बाकी तो दक्षिणी भारत में पुष्पा वाले एरिया में। चंदन तस्कर पुष्पा नहीं, वीरप्पन। पुष्पा तो मूवी में था। तो इसमें 3 सह वाला याद रखना, सालर, सागवान, शीशम, बाद में प्लास, खेर, और लास्ट में आम और चंदन। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लांट्स इसमें। ज्यादातर एग्जाम में ये वाला ग्रुप दिया जाता है, ये वाला 3 सह वाला। 3 सह का मीनिंग समझ गए ना? नजदीक मत कर देना वरना उस हो जाएगा और समझ में आएगा ही नहीं है क्या। तो हिंदी में 3 सह, साल, सागवान और शीशम। अब इनमें से जो अधिकतर लकड़ी हैं, बातें नहीं करें, इनमें से अधिकतर जो प्लांट या जो लकड़ियां हैं उनका जो महत्व होता है वो मुख्यतः इमारती लकड़ी के रूप में, या यूं कहें आर्थिक महत्व अधिक होता है। क्योंकि फॉरेस्ट्री में उन प्लांट की डिमांड अधिक होती है जिनसे इमारती लकड़ी यानी फर्नीचर अधिक बनता है। क्योंकि फॉरेस्ट पे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है फर्नीचर इंडस्ट्री होती है, जिसमें अच्छी कीमत प्राप्त होती है। जैसे साल, सागवान, शीशम तीनों लकड़ियों से। भाई रोजवुड है, अगर बहुत अच्छी लकड़ी होती है रोजवुड की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो शीशम होती है इसकी कीमत इतनी नहीं है। जबकि सदाबहार वन जो महाराष्ट्र वगैरह, मुंबई वगैरह उस साइड में होती है, वेस्टर्न घाट के अंदर, वो रोजवुड काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, कीमत काफी अधिक होती है इसकी। सामान्य लकड़ियां उनसे लगभग 3 से 4 गुना, सागवान की लकड़ी से भी 3 से 4 गुना। लेकिन सागवान कौन सा वो भी डिपेंड करता है। अपने एमपी का सागवान महंगा आता है, जबकि मैक्सिकन और कनाडा से आता है वो सागवान सस्ता आता है। क्योंकि एमपी का जो सागवान है वो अपने पक्का सागवान होता है, जिसमें लकड़ी के बीच में कई बार अपन दरवाजे देखते हैं ना, दरवाजों के बीच में कई बार क्या होती है, लकड़ी पक्की पकती नहीं है हर जगह एक जैसी। लकड़ी के अंदर बीच में कई बार खांचे रहते हैं, जिसको अपने कारपेंटर वगैरह किसी न किसी चीज से भरते हैं बाद में। तो इसका मीनिंग ये, इसको कहते हैं लकड़ी में वाइटनेस होती है कई जगह, तो वो वेस्टेज में निकल जाता है उस लकड़ी की, वो कहते हैं रंदाई बोलते हैं ना, उस रंदाई में वो निकल जाता है कई बार, फिर बाद में उसकी भराई होती है। ये मुख्यतः एमपी वाले सागवान जो होता है उसमें ये नहीं होता, जनरली नहीं होता। वो बिल्कुल अंदर से रेडिश लकड़ी के रूप में, पकी हुई लाल लकड़ी के रूप में होती है। इस कारण एमपी का जो सागवान होता है वो लगभग 1.5 या 2 गुना महंगा होता है। जबकि मेक्सिको और कनाडा से आया हुआ जो सागवान होता है वो सस्ता प्राप्त होता है। हाँ जी, इंपॉर्टेंस में इसमें लिखिए, इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। आर्थिक महत्व के ब्रैकेट में लिख सकते हो इमारती लकड़ी यानी टिम्बर वुड। इन वनों का आर्थिक महत्व है अधिक। इकोनॉमी इंपोर्टेंस, इकोनॉमी इंपोर्टेंस मैक्सिमम ऑफ दिस फॉरेस्ट। इकोनॉमी इंपोर्टेंस क्या है कि ब्रैकेट में लिख सकते हो टिम्बर वुड, इमारती लकड़ी, या ब्रैकेट में नीचे लिख दो चाहिए। यानी इमारतों के अंदर जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, या अन्य जो सामान चौखट वगैरह के ऊपर कवरिंग में, उनमें ज्यादा काम में लिया जाता है, जिससे अधिक वैल्यू मिलती है इसमें। तो इनका इकोनॉमी इंपोर्टेंस अधिक है, इससे जस्ट पहले वालों का इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस अधिक था, औद्योगिक महत्व अधिक था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4,
ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट, उष्ण धोक वन, ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट में रेनफॉल रिक्वायरमेंट वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 30 से 60। ज्योग्राफिकल जो फॉरेस्ट है उनमें सबसे ज्यादा एरिया इन्हीं का ही है। भौगोलिक वनों में इन वनों का योगदान 58%। These forests are 58% of total geographical forest of राजस्थान। ये वन राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का 58%। These forests are 58% of the total geographical forest of राजस्थान। ये वन राजस्थान के कुल भौगोलिक वनों का 58%। नेक्स्ट में लिखिएगा, नेक्स्ट में विस्तार, विस्तार में लिखिए, एक तो अरावली वाला एरिया मेन है, एक अरावली के पूर्व में 2 जिले हैं, सवाई माधोपुर एंड करौली। तो एक तो अरावली में सवाई माधोपुर, करौली एंड सेमेरी डेजर्ट एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल। सेमेरी डेजर्ट, अरावली, करौली, सवाई माधोपुर। तो करौली सवाई माधोपुर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैदान को। तो राजस्थान के लगभग 3 फिजिकल डिवीजन को कवर करते हैं। एक तो कुछ डेजर्ट एरिया भी आता है इसमें, अरावली एरिया आता है और एक पूर्वी मैदान आता है। तो अरावली, सवाई माधोपुर, करौली एंड सेमेरी डेजर्ट। इसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लांट है तो एक तो हेडिंग में ही लिखा हुआ है प्लांट का नाम। धोक अपने आप में वृक्ष का नाम होता है। जैसे सागवान लिखा हुआ था ना, सागवान भी एक वृक्ष होता है। और इसके बाद में धोक वनों की कैटेगरी में उन वनों को लिया गया जो अपने गांवों में, अपने खेतों में होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अरावली के पश्चिम में अपने खेतों में एक तो मुख्य होता है खेजड़ी राज्य वृक्ष। एक राज्य वृक्ष के साथ राज्य पुष्प वृक्ष, स्टेट फ्लावर कहा जाता है अपने रोहिड़ा को। इनके साथ अपने खेतों में होता है बबूल, बबूल या कीकर, बावलियों। और खेतों के पास जो बंजर भूमि होती है उस पे होता है केर, और अपने खेतों के अंदर होता है बेर। बेर जो झाड़ी बोलते हैं ना अपन, तो ये लंबी वाली झाड़ी है, इसको मुख्यतः बेर से इंडिकेट किया जाता है। और कंटीली झाड़ियां वो 0 फाइट में काउंट होती हैं। जो छोटी वाली झाड़ी होती हैं वो 0 फाइट्स में काउंट होंगे। तो इसमें केर, बेर, बाकी अपने खेत वाले खेजड़ी, रोहिड़ा और बबूल। बबूल जिनको लोकल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? कीकर। अच्छा, रोहिड़ा है सेकंड। ये केर है, थोड़ी देर पहले लिखा था वो खेर था, तो खेर इसमें नहीं आएगा। केर एंड बेर। जबकि बेर थोर्नी बुश कंटीली झाड़ी के नाम से 0 फाइट में आएगा, जो छोटी झाड़ियां होती हैं। अब इन वनों में या इन
इन वृक्षों में अधिकतर ऐसे हैं जिनको अपन ग्रामीण क्षेत्रों में जो फ्यूल वुड लेते हैं अपन, ईंधन की लकड़ी, वो ईंधन की लकड़ी ज्यादातर इन पेड़ों से ही काटते हैं अपन। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेजड़ी है, तो खेजड़ी की बढ़ी हुई जो लकड़ियां उनको अपन छांगने, छांगने का मीनिंग है सिर्फ जो लकड़ी है आगे बढ़ी हुई सिर्फ उन्हीं को ही काटा जाता है। उसमें से केवल जो वुड है, वुड का एक हिस्सा लिया जाता है, पूरे प्लांट या पेड़ को नहीं काटा जाता। मुख्यतः बबूल है, उस बबूल या किक्कर की लकड़ियों को भी जलाने के काम में लेते हैं। पेड़ या झाड़ियां उनकी जो कांटी होती है बारीक, उसको अपन जलाने में काम में लेते हैं। बाड़ वगैरह भी बनाई जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इन इन पेड़ों का ज्यादातर जो यूज होता है वो एज ए फ्यूल वुड के रूप में होता है, ईंधन की लकड़ी। महत्व में लिखिएगा, वृक्षों के नाम लिख के। इन वनों से ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। इन वनों से ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। फ्यूल वुड इज ऑब्टेन्ड, फ्यूल वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। इन वनों से ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है। ईंधन यानी जलाने वाली लकड़ी, जलाऊ लकड़ियां जो होती हैं वो प्राप्त होती है। अब एक एग्जाम में क्या पूछा गया है, राजस्थान में कौन से वन अधिक है? ऑप्शन में दिया हुआ धोक, खेजड़ी, रोहिड़ा, सागवान। राजस्थान में कौन से वन अधिक है? राजस्थान में धोक वन अधिक है। बाद में एग्जाम बोर्ड ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि बुक्स में दिया हुआ है कि धोक कैटेगरी में खेजड़ी भी काउंट होता है, रोहिड़ा भी, तो इनडायरेक्ट ये भी धोक का ही पार्ट है। लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो एक फॉरेस्ट कैटेगरी सागवान है और एक फॉरेस्ट कैटेगरी धोक है। तो फॉरेस्ट या वनों की कैटेगरी में दो ही नाम है, बाकी खेजड़ी है वो उन वनों के एग्जाम्पल होते हैं, ये फॉरेस्ट कैटेगरी नहीं होती। खेजड़ी नाम से, जैसे उष्ण खेजड़ी वृक्ष, तो उष्ण खेजड़ी कोई वृक्ष थोड़ी ना, वो एग्जाम्पल है उनका। लेकिन धोक अपने आप में एक कैटेगरी है। सागवान भी फॉरेस्ट कैटेगरी में काउंट होता है। तो मीनिंग है सागवान कितने परसेंट है, 7, और धोक कितने हैं? तो टेक्निकल तरीके से तो ठीक है क्वेश्चन धोक, लेकिन वो धोक के एग्जाम्पल में खेजड़ी, रोइडा ये लिखे हुए रहते हैं। तो इस कारण थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको हिंदी ग्रंथ अकादमी से और एग्जाम बोर्ड के लिए कि इसमें धोक के एग्जाम्पल ये भी दिए हैं, इस कारण उन्होंने क्या कर दिया, फिर इसको डिलीट। नहीं करते तो ठीक था। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है। बस ये कौन सी वन श्रेणी राजस्थान में या वन अधिक पाए जाते हैं, तो वन फॉरेस्ट कैटेगरी में धोक या सागवान ही होते हैं, बाकी ये तो ट्री के एग्जाम्पल है। लास्ट लिखिएगा, उष्ण कंटीले वन या मरुदभिद वन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड जीरोफाइट्स। उष्ण कंटीले वन या मरुदभिद वन। वर्षाई मात्रा सबसे कम इनमें चाहिए होती है 0 से और 30 सेंटीमीटर, या ये भी लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर से कम। तो कम कहाँ तक आएगी, 0 तक ही आएगी, माइनस में तो होगी नहीं वर्षा। तो रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर दिस फॉरेस्ट 0 to 30 सेंटीमीटर या लेस देन 30 सेंटीमीटर।
वर्षा ये बाद में। राजस्थान ये जो टोटल ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट है उसमें कितना परसेंट योगदान है? 6%। सागवान के बाद सेकंड नंबर पे सबसे कम यही है, सॉरी सदाबहार के बाद। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है सदाबहार, वो राजस्थान में कितना है? 1%। और मिनिमम में सदाबहार अगर ऑप्शन ना हो तो बाद में कौन सा है? मरुदभिद। तो मरुस्थल का एरिया हमारे पास काफी बड़ा है, लेकिन उसमें फॉरेस्ट क्या है अपने पास? कम है। तो सामान्य सी बात है कि जहाँ डेजर्ट एरिया अधिक होगा वहाँ प्लांट आपको कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ रेनफॉल कम है। तो एरिया 6%। These forests are 6% of the total geographical forest। कुल भौगोलिक वनों का ये वन 6%। उसके बाद में जिलों के अंदर जो सबसे बड़े जिले हैं उनके नाम लिख दो। विस्तार है JBBJ डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। मेन डिस्ट्रिक्ट ये हैं। बाकी और लिखना चाहो शेखावाटी में भी यही है मुख्यतः। चूरू वगैरह है उस साइड में भी जीरो फाइट्स में मिलेंगे। बाकी मेन डिस्ट्रिक्ट ही लिख दो, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। देखो इंडियन ज्योग्राफी में धोक नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। धोक वनों को इंडियन ज्योग्राफी में 0 से लेके 50 सेंटीमीटर तक मुख्यतः जीरो फाइट ही माना हुआ है, मरुदभिद ही माना हुआ है। ये हमारे राजस्थान का रीजनल क्लासिफिकेशन है, हमारे यहाँ के भूगोल के अंदर ये वर्गीकरण है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, पेर, ये सारे थोरनी प्लांट है। भाई बबूल जो होता है, कीकर होती है, उसके ऊपर भी अपने कांटे होते हैं, थोर्न उस पे भी होते हैं, खेजड़ी पे भी होते हैं, और मुख्यतः जो बेर है उस पे भी होते हैं, केयर प्लांट के ऊपर भी होते हैं। तो इसमें भी ज्यादातर प्लांट वही हैं, लेकिन फर्क ये है थोड़े सेमेरी डेजर्ट में पाए जाते हैं, और डेजर्ट एरिया में पाए जाएंगे वो हाइट में और भी कम होंगे। जैसे कंटीली झाड़ियाँ, थोर्नी बुश, कैक्टस प्लांट, आक, आक या आकड़ा बोलते हैं, और एक पेड़ जो मुख्यतः डंडे के तौर पे दिखाई देता है और उस पर कांटे दिखाई देते हैं, जिसको डंडा थोर कहा जाता है। यानी डंडे के ऊपर कांटे दिखाई देते हैं, डंडा थोर के नाम से फेमस है। तो इसके अंदर लिखिएगा वृक्ष। प्लांट या वृक्ष के एग्जाम्पल में है इसमें कैक्टस, कैक्टस क्या? नागफनी। हिंदी में भी ये इंग्लिश वाला शब्द ही ज्यादा प्रचलन में है इसमें, कैक्टस या नागफनी। इसके बाद कंटीली झाड़ी, इसमें थोर्नी बुश। थोर्नी बुश के बाद में लिखिए डंडा थोर। हॉलीवुड वाला थोर है वो हथौड़ी वाला है, और हीरो भी है ना हॉलीवुड। तो अपने वाला डंडा थोर वो हथौड़ी थोर। डंडा थोर, यस। नहीं, नागफनी कैक्टस होती है, उसी की प्रजाति होती है। हाँ, एलोवेरा, हाँ। तो एलोवेरा प्लांट भी इसी में ही आता है, डेजर्ट एरिया में। एक आक वृक्ष, एक हिमालय में होता है, उसको कहते हैं ओक वृक्ष। अलग होता है, ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। अपने राजस्थान में आक या आकड़ा। आक या आर ए कर दो, आकड़ा कर दो। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आकड़ा। तो
जाल वृक्ष जालोर, डंडाथोर, ये होते हैं ऐसे डंडे के तौर पे जिनके कांटे निकले हुए थे, तो ये डंडा और थोर यानी कांटा, तो ये डंडा थोर हो गया। बहुत सारी प्रजातियां डंडा थोर में, ये भी डंडा थोर है, ये भी डंडा थोर में आता है। ये भी डंडा थोर में है। इसके बाद ये है प्लास्ट्री, अरावली वाले एरिया के आसपास अधिक होता है। ग्रीन प्लांट के बीच में इसके जो फूल वगैरह यूं लगता है जैसे कि रेडिश होने के कारण आग पकड़े हुए। कई तो लिख ही देते हैं कि इन वृक्षों से के कारण जंगलों में आग लग जाती है, तो कोई आग वाग नहीं लगती है। इनके रंग के आधार पर इनको कहा गया है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग। डेजर्ट वाले में इंपोर्टेंस लिखो मरुस्थलीकरण को रोकने में। ये वन मरुस्थलीकरण को सीमित करते हैं, रोकते हैं। दिस फॉरेस्ट या दिस फॉरेस्टर्स प्रिवेंट्स डेजर्टिफिकेशन। जैसे अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, वैसे ये वृक्ष भी क्या करते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। दिस फॉरेस्टर्स प्रिवेंट्स प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन। ये वन मरुस्थलीकरण को रोकते हैं। तो डेजर्ट एरिया में कोई और प्लांट हो भी नहीं सकते इस एरिया में, तो ये वो प्लांट हैं जो अधिक से अधिक सूखे को सहन कर सकते हैं। अब ये जितने भी फॉरेस्ट आपने किए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सागवान। सेकंड पे जो लिखा ना आपने, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं विशेषताओं में, तो हो सकता है ये एग्जाम में 50 वर्ड में पूछा जाए। सागवान सेकंड में जो लिखा ना आपने सदाबहार के जस्ट बाद, ये इंपॉर्टेंट कर दीजिए। तो राजस्थान के मुख्यतः प्रशासनिक और भौगोलिक वन दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो चैप्टर का ए बी और सी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में बात हुई थी, वन नीतियाँ। उसके बाद में फॉरेस्ट सेंसस, वन गणना के बारे में, और फिर उसके बाद में वनों का वर्गीकरण, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल और दूसरा ज्योग्राफिकल। इसके बाद में लिखिए प्रमुख प्रमुख वृक्ष एवं घास। राजस्थान के जो मेन या मेजर प्लांट्स हैं, प्लांट्स एंड ग्रासेस। तो इसमें दो पार्ट रहेंगे, पहले प्रमुख वृक्षों को कवर करेंगे, ये कंप्लीट होने बाद में ग्रासेस वाला पार्ट। तो जो मेजर प्लांट या ट्रीज में है वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद में प्रमुख घास हैं वो कौन से हैं। तो डी वाले पार्ट में फर्स्ट में लिख दो प्रमुख वृक्ष, यानी इस वाले पार्ट को। तो मेजर प्लांट्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अपने से बार बार पूछा जाता है, खेजड़ी। एक तो खेजड़ी और एक रोहिड़ा। इन दोनों वृक्षों को राजस्थान में विशेष महत्व है। ये हमारा राज्य वृक्ष है, ये राज्य पुष्प वृक्ष है। तो इसमें पहले कवर करेंगे अपन खेजड़ी को।
फर्स्ट हेडिंग खेजड़ी। एक तो अभी कुछ प्लांट्स के बारे में जिनके बारे में अपन बातें कर रहे हैं, उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोधपुर। देखो मैं ये चाहता हूं कि आपका जो ऑनलाइन आपको मिला है ना, वो हटे नहीं। तो उसके लिए आपको, अब अगर ये लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा तो घर जाके पढ़ लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपकी गलत साबित हो सकती है। जैसे धीरे धीरे आपकी जो बस सर्विस और वो सारी बंद हुई है ना बीच बीच में, उन सब के पीछे सबसे बड़े कारण आप लोग। तो बीच बीच में बात कर रहे हो ना, बातें नहीं करें आप। सर कृपया करके 6:50 तक छोड़ दें। आपके संस्थान में बस्सी से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, किशनगढ़ से भी आते हैं हमारे यहाँ, जैसलमेर बाड़मेर से भी पढ़ने आ रहे हैं। आपके 5 मिनट जल्दी छोड़ने से हमारा 1 घंटा बच जाता है, अतः आपसे निवेदन है 6:50 पर ही छोड़ दें। देखो, ये महज आप लोगों को एक गलत फहमी है कि 10 मिनट पहले छोड़ने से आप 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे। ये शाम के जयपुर में 6 बजे बाद अगर आपको कहीं पे भी ले जाओ, उसके बाद में ट्रैफिक जाम ही रहता है, और वो लगभग 8 बजे तक ऐसे ही चलेगा, रेंगते हुए चलेगा। क्योंकि मैं भी यहाँ से निकलता हूँ तो मेरे को भी घर पहुँचने में, और यही 15 मिनट है मेरा घर वैशाली नगर की ओर। तो इसका मीनिंग है कि वहां पहुंचने में 45 मिनट लग जाते हैं कई बार। कई बार तो घर इतने नजदीक होते हैं, वैशाली नगर में एक जगह आती है SBI चौराहा, कई बार वहां ऐसा जाम लगता है कि मेरे को लगता है गाड़ी को साइड में खड़ी करके बाद में ले जाऊंगा और घर पहुंच जाऊं पहले। क्योंकि वहां से घर के डिस्टेंस है 2 मिनट, और कई बार वहां लगभग 40-45 मिनट वहां खड़े रहना पड़ता है। तो मीनिंग ये है कि क्या चीज साइकिल लेकर आऊं, नालाई को ये तो नहीं करे सर रॉकेट ले आना। तो अपनी 11 नंबर ही है ना उसके बाद। भाई जाम में स्थिति जयपुर में देखना, साइकिल भी नहीं निकलती है, साइकिल वाला भी बीच में ही खड़ा रहता है कई बार, कंधे पे उठा के। सभी सभी काशीनाथ थोड़ी ना है। हाँ जी, खेजड़ी। और इस एरिया में सिरोही के अंदर एक वृक्ष और पाया जाता है, जैसे जोधपुर वाला है खेजड़ी और रोईडा, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। और दोनों को विशेष महत्व है, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प वृक्ष दोनों को सेम ईयर में ये इंपॉर्टेंस दिया गया था 1983, जबकि 1981 में महत्व दिया गया था हमारे जीवों को। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा 1981, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन 1981। तो इसका मीनिंग है जीवों को महत्व पहले दिया गया, प्लांट को महत्व बाद में दिया गया। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प वृक्ष दोनों कब बने? 83 में। और जो जीव यानी जो स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड है वो दोनों कब बनाए गए? 81। तो जीव को महत्व पहले और प्लांट को इंपोर्टेंस बाद में। पश्चिमी राजस्थान में इन दो वृक्षों के अलावा एक इंपॉर्टेंट है सिरोही की ओर, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अंबरतरी। तो इस साइड में ये 3 प्रमुख प्लांट आते हैं जिनकी लोकेशन आपको ऑलरेडी पहले ही याद है। ये जोधपुर के आसपास, और अमरता देवी की जो, अमरता देवी विश्नोई का जो बलिदान जुड़ा हुआ है जिससे, खेजड़ली गांव जोधपुर, तो उस एरिया में ये प्लांट अधिक पाए जाते हैं जोधपुर की ओर। रोएडा वृक्ष है, ये भी जोधपुर की ओर अधिक पाया जाता है। अब खेजड़ी का जो इंपोर्टेंस है, तो खेजड़ी वृक्ष है, इसकी जो लीव्स या पत्तियां जो होती हैं वो पशु चारे के रूप में, एनिमल फॉडर के रूप में, पशु चारा। इस पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं?
इनको लोम कहा जाता है। हमारे शेखावाटी वालों से पूछोगे तो ये कहेंगे लूंग कहा जाता है। लूंग नहीं बोलते, गलत है लूंग शब्द। लूंग तो लूंग काली मिर्च वाली होती है। लौंग है तो उसको भी अपन लोकल लैंग्वेज में लूम, इसको लूम का सही शब्द लूम होता है। भाई बहुत सारी शब्द हैं अपने जो अपन गलत यूज करते हैं। जो लोक देवताओं के लिए जो लोक देवताओं के लिए जो वचन जो कपड़े पे लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हो आप? पढ़ नहीं होती, पढ़ होती है। पढ़ का मीनिंग होता है पढ़ना। और जो लोक देवताओं की स्तुति में और याद करने में उनको जो बांचा जाता है, पढ़ा जाता है, तो ये पढ़ धातु से बना हुआ है, इसको कहते हैं पढ़। धीरे धीरे हमारी लोकल लैंग्वेज में पढ़ को फड़, तो फड़ कर दिया हमने इसको। जबकि सही शब्द क्या होता है? पढ़ होता है। पढ़ वाचन होता है। बौपों के द्वारा रात्रि में और बौपन वो चिमनी लेके कुछ पढ़ अपने दिन में भी बांची जाती हैं। जो भी है वो आपके हिस्ट्री का पार्ट है। मैं तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वैसे ही ये जो लूंग शब्द है, लूंग गलत है, लूम सही होता है। बाकी रीजनल वर्ड में लिखना चाहो लिख दो, गलत नहीं है भाई। एज ए आप समझने के तौर पे लिखना चाहो, एग्जाम की दृष्टि से सही शब्द नहीं है लूंग, उसमें लूम होता है। इसकी हरी फलियां जो होती हैं वो होती हैं सांगरी। सूखने के बाद वो होती है खोखा। खोखा भाई जी वो अलग है। वो सुनील शेट्टी की एक मूवी है जिसके अंदर डायलॉग है खोखा भाई जी। मीनिंग मीनिंग ये है कि जो खेजड़ी प्लांट है ये अपनी जो लैंड या जो जमीन होती है उसके लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि नमी कम सोखता है। तो खेतों में जहाँ पे भी लगा हुआ रहता है तो फसलों के लिए नुकसानदायक नहीं। एक इसकी पत्ती जमीन पे गिर जाती है तो उसके अंदर जमीन में गल के वो कहता है फॉस्फेट और पोटास, उसकी मात्रा अधिक होने के कारण ये लैंड फर्टिलिटी में सहायक होती है। तो इसका मीनिंग खेजड़ी अपने सब्जी में काम आती है, पशुओं के लिए चारे में, और जमीन के अंदर फर्टिलिटी में काम आती है। तो इस वृक्ष को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष, यानी बहुत सारे फायदे होने के कारण इसको कहा जाता है प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान राजस्थान के राज्य वृक्ष, और मुख्यतः एक वृक्ष होता है सम्मी वृक्ष। उस सम्मी वृक्ष की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसको पंडित जी बोलते ही सम्मी वृक्ष है, क्योंकि जब इसको शादी विवाह के अंदर जो लकड़ियां चाहिए होती है ना कई प्रकार के, एक उसमें सम्मी वृक्ष की भी लिखता है और पूछते हैं ना कि भाई ये क्या, तो कहते हैं खेजड़ी के लिए आना। लेकिन उस समय वो जांटी या खेजड़ी शब्द ये यूज नहीं करते, यानी धार्मिक तौर पे इसका जो नाम वृक्ष का यूज किया जाता है वो समी वृक्ष या समी प्लांट। जैसे समी वृक्ष वैसे अपने आप में अलग पेड़ होता है, लेकिन उससे तुलना की गई है इसकी। जैसे अपने पुष्कर को नहीं कहते कोंकण तीर्थ, भाई कोंकण तीर्थ तो महाराष्ट्र में है, लेकिन उससे तुलना हुई है। तो समी वृक्ष किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। राजस्थान का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प अलग है, महुआ, जिसको लेने के बाद में वो कल्पनाओं में रहते हैं। तो एक तो इन वृक्षों के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है वो लिखने, और एक इनका एरिया। खेजड़ी में लिखिएगा साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, शॉर्ट में याद रखना पीसी के नाम से। तो जब भी खेजड़ी को देखो तो किसकी याद आनी चाहिए? पीसी, नॉट प्रियंका चोपड़ा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो प्रियंका चोपड़ा को भी शॉर्ट में पीसी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ये कंटीला वृक्ष है। इसमें नेक्स्ट में लिखो इरशाद, इरशाद। वैज्ञानिक नाम के बाद में सर्वाधिक कहाँ पर? तो नेक्स्ट लिखिए मोस्टली फाउंड इन जोधपुर, सर्वाधिक जोधपुर में पाई जाती है। या डायरेक्शन वाइज राजस्थान में पूछे, पश्चिमी राजस्थान।
मोस्टली फाउंड इन जोधपुर, ब्रैकेट में लिख दो वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक जोधपुर, ब्रैकेट में पश्चिमी राजस्थान। एरिया वैसे जनरली पूछते नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिखो इसके अदर नेम्स, उपनाम या अन्य नाम क्या है खेजड़ी के। तो एक तो इसको दर्जा दिया गया राज्य वृक्ष, तो स्टेट ट्री के रूप में कब से है? 1981 से, सॉरी 83, वेरी गुड 83। एक राजस्थान में अगर खेजड़ी नहीं होता तो वृक्षों का परसेंटेज और भी कम होता। तो राजस्थान का वृक्षों में गौरव किसने बचाया हुआ है? खेजड़ी ने, यानी प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का गौरव। राज्य का कल्प वृक्ष, यही शब्द अगर यूज हो ट्राइब्स के लिए कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष, तब आंसर रहेगा महुआ। तो इस शब्द को ध्यान रखना, राज्य के लिए, ट्राइबल के लिए महुआ होता है। समी, मोहम्मद समी मत लिख देना, समी वृक्ष, समी के बाद में समी एंड जांटी। मुख्यतः शेखावाटी की ओर प्रचलित शब्द है जांटी। खेजड़ी नाम ही ज्यादा प्रचलन में है वैसे, इसका जो लिखा हुआ है ना ऊपर वही। बाकी जांटी वृक्ष भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, इस उपनाम कंप्लीट हो गए इसमें, यही है। इंपॉर्टेंस या महत्व है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में लिखिए, इस वृक्ष की विजयादशमी, विजयादशमी यानी दशहरे पर पूजा की जाती है। खेजड़ी इज वर्शिप्ड ऑन विजयादशमी, खेजड़ी इज वर्शिप्ड ऑन विजयादशमी, इस वृक्ष की विजयादशमी या दशहरे पे पूजा की जाती है। राजस्थान में अपने एक लोक देवता और हैं जिनके थान, थान यानी मंदिर जो है इसके नीचे बनाए जाते हैं, गोगाजी। महत्व में नेक्स्ट लिखे, गोगाजी के थान इसी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगाजी के थान, थान का मीनिंग है उनके टेम्पल जो है। गोगाजी के थान या मंदिर, टेम्पल ओब्लिक थान, थान ऑफ गोगाजी आर जनरली फाउंड अंडर दिस ट्री या अंडर दिस प्लांट। तो गोगाजी की थान सामान्यतः इसी वृक्ष के नीचे होते हैं या इस वृक्ष के नीचे होते हैं। भाई ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन जनरली होता है ऐसा। ज्यादातर जो मंदिर होंगे उनके पीछे खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष होता है। इसके बाद में इंपोर्टेंस या महत्व के तौर पे, तो ये दो तो स्टार्टिंग में रिलीजियस इंपोर्टेंस हो गए वैसे तो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखने के बजाय डायग्राम बना दीजिए इस तरीके से।
इसमें फ्रूट ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी के फल को क्या कहा जाता है? सांगरी। और वो ड्राई फ्रूट या सूखा फल क्या कहलाता है? खोखा। इसमें लिख दो, इसी में वापस रिपीट कर दो, ड्राई फ्रूट ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी का सूखा फल। लीफ ऑफ खेजड़ी, आर यूजफुल एज एनिमल फॉडर। लास्ट में लिख दीजिए खेजड़ी की पत्तियां, तो इसके लीफ या जो लीव्स होती हैं वो किसके रूप में काम आते हैं? लूम के तौर पे। खेजड़ी की पत्तियां पशु चारे के रूप में उपयोगी। पशु चारे के रूप में उपयोगी। इसके जो लीफ है उनका यूज किस में किया जाता है? पत्तियों का पशु चारे के रूप में, एनिमल फॉडर के रूप में यूज होती है। पशुओं को जो सूखे चारे के रूप में डालते हैं ये। हालांकि हरी भी डालते हैं, सूखी भी डालते हैं। तो ये कुछ यूज हैं जो अपन वेजिटेबल वगैरह में उनमें यूज करते हैं, इनका सांगरी वगैरह का। तो खिचड़ी का फल है वो सांगरी यूजफुल एज ए वेजिटेबल, सब्जी के रूप में उपयोगी होता है। खोखा जो सूखा फ्रूट होता है उसको कहते हैं। तो ऊपर वाला शब्द तो सुना हुआ ही है, बाकी नहीं सुने हुए। सांगरी ग्रामीण क्षेत्र के रहे हुए तो ये खोखा भी सुना हुआ है। और इसके जो पत्ती वगैरह है उनका यूज मुख्यतः लोम के रूप में या एनिमल फॉडर के रूप में होता है। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी वाले एरिया में दूसरा प्लांट होता है रोहिडा। रोहिडा, रोहिडे में लिखे वैज्ञानिक नाम। इन दो वृक्षों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम। एक फिर महुआ आएगा उसके अंदर। साइंटिफिक नेम टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बातें नहीं करें, इस वृक्ष का इंपॉर्टेंस वैसा ही है जैसा कि पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान में सागवान का यूज होता है। जैसे सागवान से अपने फर्नीचर बनाया जाता है, टिम्बर वुड के रूप में यूज होता है इसका, इमारती लकड़ी के रूप में। पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में पहले तो यह प्रचलन था कि किसी के खेत में अगर रोइडे का पेड़ है और घर में बेटी का जन्म हुआ है तो वो तय करता था कि बेटी के जन्म के शादी के समय जो फर्नीचर बनवाया जाएगा रोइडे का ही बनवाएंगे, घर का फर्नीचर देंगे। तो ये फर्नीचर के रूप में काम में आता था रोइडा, एज ए टिम्बर वुड, सागवान की तरह। लेकिन मरुस्थल में सागवान का काम करता है ये, इस कारण इसको नाम दिया जाता है डेजर्ट टीक, मरु सागवान कहा जाता है इसको। तो सागवान को क्या बोलते हैं? टीक। और मरुस्थल को डेजर्ट, तो इसको डेजर्ट टीक के नाम से जाना जाता है। तो कई बार तो ये डेजर्ट है वो हिंदी में लिख देते हैं मरु, और सागवान को इंग्लिश में लिख देते हैं टीक। तो राजस्थान में मरु टीक किसको कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान किसको कहा जाता है? रोहिडे को। और राजस्थान में इसका जो फूल है सेफ्रन कलर का होता है, नारंगी कलर का, उसको कहा जाता है स्टेट फ्लावर, राज्य वृक्ष के रूप में।
जैसे स्टेट ट्री राज्य वृक्ष है अपना खेजड़ी और राज्य पुष्प वृक्ष है अपना रोहिड़ा, यानी इसके फूल को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब तक बेटी बड़ी होती है तब तक ये पेड़ भी बड़ा होता है, जैसे टीके की तरह, तिलक की तरह, टीको मेला। और बेटी की शादी आते आते काट के इसको अंडू लेटा। तो नाम क्या है इसका? टीको मेला अंडू लेटा। लिखिएगा, टीको मेला अंडू लेटा। इसके बाद में नेक्स्ट एरिया कौन सा है इसका? वही है खेजड़ी वाला, मोस्टली फाउंड इन जोधपुर। मोस्टली फाउंड इन जोधपुर, सर्वाधिक जोधपुर में पाए जाते हैं। इसमें उपनाम या अन्य नाम में लिखिएगा। राज्य पुष्प वृक्ष, इसमें सिर्फ ये बीच वाला जो शब्द आ रहा है ना, स्टेट फ्लावर ट्री, तो फ्लावर वाला ये अंडरलाइन कर दो। अगर ये शब्द हट जाएगा तो आंसर चेंज होगा। फिर राज्य वृक्ष में स्टेट ट्री में आंसर रहेगा खेजड़ी, और स्टेट फ्लावर ट्री यानी राज्य का जो पुष्प वृक्ष है, तो स्टेट के फ्लावर ट्री के रूप में माना जाता है इसको, रोहिड़े को। और मरुस्थल के अंदर इसका यूज किसकी तरह होता है? सागवान। तो नेक्स्ट लिखो मरु सागवान, ब्रैकेट में लिख दो मरु टीक या डेजर्ट टीक। मरु सागवान या मरु टीक या डेजर्ट टीक, मरु सागवान। अभी इसके लकड़ी का जो यूज होता है मुख्यतः इमारती लकड़ी के रूप में अधिक उपयोगी होता है। तो लास्ट में इंपोर्टेंस या महत्व में या नोट में लिख दीजिएगा। रोहिड़ा इज यूजफुल एज टिम्बर वुड, रोहिड़ा का उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। इमारती यानी फर्नीचर वाली जो लकड़ियां, फर्नीचर बनाने में उपयोगी या इमारती लकड़ी के रूप में उपयोगी। रोहिड़ा इज यूजफुल एज टिम्बर वुड। सागवान का यूज एज ए टिम्बर होता है, इमारती लकड़ी के रूप। पश्चिमी राजस्थान में एक अपना मेडिसिनल प्लांट पाया जाता है जो अभी सदाबहार में लिखवाया था थोड़ी देर पहले, अंबरतरी। अंबरतरी में लिखे वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम उसका थोड़ी देर पहले साथ में ही लिखवाया था मैंने, डिक्लीपटेरा अबुएंसिस। डिक्लीपटेरा अबुएंसिस। वैसे तो इसका ये वैज्ञानिक नाम है, उससे लोकेशन पता लग जाएगी, आबू यानी माउंट आबू सिरोही। तो सर्वाधिक माउंट आबू ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिरोही। मोस्टली फाउंड इन माउंट आबू ब्रैकेट में सिरोही, सर्वाधिक माउंट आबू या सिरोही में। इसका जो इम्पोर्टेंस या महत्व है एज ए मेडिसिनल प्लांट के रूप में, और ये वृक्ष जब आता है तो इसकी कैटेगरी भी बताना है, क्योंकि इसमें लिखने के लिए ज़्यादा नहीं है अपने पास। तो इसमें एक ये भी बताना कि ये उपोष्ण सदाबहार का एग्जाम्पल है, हालांकि अपना ऊपर लिखा हुआ है जिस कैटेगरी में उसमें। तो एक लाइन इसके बारे में सर्वाधिक के बाद में लिख दीजिए।
ये उपोष्ण सदाबहार वनों का एग्जाम्पल है। This tree is an example of subtropical evergreen forest. यह वृक्ष या पेड़, यह वृक्ष उपोष्ण सदाबहार वन का उदाहरण है। This tree is an example of subtropical evergreen forest. लास्ट में इंपोर्टेंस लिख दो। यह एक औषधीय पादप है या औषधि निर्माण में उपयोगी है। This plant is useful as medicinal. या ड्रग्स मेकिंग, औषधि निर्माण में या ड्रग्स मेकिंग में उपयोगी है। तो ये अरावली के पश्चिम में मुख्यतः 3 प्लांट हैं जिनके बारे में एग्जाम में अधिक दिया जाता है। ये वाले, जिसमें 2 तो हैं जोधपुर वाले जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है। एक तो अपना पीसी प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी और टिकोमेला अंडुलेटा। फिर एक सिरोही वाला जो अंबर के ज्यादा नजदीक है, अंबरतरी या डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। अब अरावली के इस साइड में जो प्लांट है मुख्यतः सदन की ओर, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट आता है दक्षिण की ओर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के ऊपर की ओर इस साइड में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इस साइड में आता है प्रतापगढ़। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के ऊपर आता है मेवाड़ वाला एरिया यानी उदयपुर, और उदयपुर के सामने इधर चित्तौड़। इन सब जिलों में विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर मुख्यतः सागवान वृक्ष अधिक होते हैं। वैसे सागवान वनों का जो एरिया होता है वो राजस्थान में एमपी के टच वाला एरिया होता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा सागवान होता है एमपी की ओर। तो राजस्थान का ये साउथ और ईस्ट वाला पार्ट है, यानी मुख्यतः वागड़ और हाड़ौती का हिस्सा है। इस साइड में सागवान सबसे ज्यादा होते हैं। एक फॉरेस्ट या अभ्यारण्य के तौर पे सागवान सबसे ज्यादा माना जाता है सीता माता के अंदर, क्योंकि बांसवाड़ा में कोई सेंचुरी नहीं है। अगर बांसवाड़ा में कोई सेंचुरी होता तो ये सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में ही माना जाता। एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आंसर बांसवाड़ा होता है इसमें, कि राजस्थान में टेक फॉरेस्ट सबसे ज्यादा किस जिले में है, बांसवाड़ा, और किस सेंचुरी या अभ्यारण्य में है, सीता माता सेंचुरी में, जो प्रतापगढ़ में भी है, कुछ भाग उदयपुर में भी है और कुछ चित्तौड़गढ़ में भी है। तो आगे हम जब सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे तब ये सीता माता में अधिक मिलेगा एज ए सेंचुरी के ऑप्शन में, यानी जब अभ्यारण्य ऑप्शन में दिए जाएंगे तब इसका आंसर रहेगा सीता माता अभ्यारण्य में अधिक। जब जिले ऑप्शन में दिए जाएंगे सबसे ज्यादा कहाँ होगा, बांसवाड़ा की ओर। फिर डूंगरपुर की ओर वो वृक्ष जिसकी छाल से औषधि और फूलों से लेकर या शराब बनाई जाती है, महुआ वृक्ष। आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ। महुआ को नाम दिया जाता है, साइंटिफिक नेम होता है इसका। शराब या लीकर को क्या बोला जाता है, मधु। मधु को जहां परोसा जाता है वो मधुशाला। अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की एक प्रमुख कविता भी है इसके ऊपर, मधुशाला। मधुशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो आज वर्तमान के बार है उन बार का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मधुशाला। यानी लेकर या शराब के ऊपर लिखी हुई है पूरी मधुशाला को। कुमार विश्वास ने भी वापस से गाई हुई है मधुशाला। भाई मधुशाला के जो उसमें कविता या जो काव्यांश जो बोला गया है उसको वापस वाचन भी किया हुआ है कुमार विश्वास का। जैसे एक उनकी रामायण भी है कि अपने अपने राम। भाई राम सबके अलग अलग हैं। जैसे पौराणिक जो लिखे गए रामायण उसके अंदर कई जगह द्वंद्व मिलता है। कुछ रामायण है उनमें अलग तरीके से बताए गए, कुछ रामायण है उनमें अलग तरीके से। तो उसी तरीके से मधुशाला का वापस से वाचन किया हुआ है कुमार विश्वास के द्वारा, और काफी बेटर तरीके से किया हुआ है। तो इससे शराब बनती है, इसी से इसका साइंटिफिक नेम स्टार्ट होता है मधु से, मधु का लोंगोफोलिया। तो जैसे मधु बनेगी, लीकर बनेगी, उसका वैज्ञानिक नाम मधु से स्टार्ट होगा। मधु का लोंगोफोलिया। ये वृक्ष सबसे ज्यादा कौन से एरिया में, डूंगरपुर। और इस वृक्ष में मुख्यतः आदिवासियों की क्या स्थिति थी कि इस लीकर या शराब को पीकर बहुत सारी कुप्रथाएं जो ऐसी
चीजें हैं वो आदिवासी किया करते कि आदिवासी क्षेत्र में कुछ लोग हैं जिन्होंने उनको शराब से मुक्ति देने के लिए कई आंदोलन भी स्टार्ट किए, जिसमें एक आता है अपना डूंगरपुर वाला, जो जिसको एक ही आंदोलन, जो एक ही आंदोलन भौमठ एरिया, तो भौमठ वाला जो आंदोलन है डूंगरपुर के अंदर, वो मुख्यतः इसके कारण, ये महुआ वृक्ष के कारण। सामने प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में वृक्ष पाया जाता है तेंदू। तेंदू का जो प्लांट है वैसे लगाना अलाउ नहीं होता है। 1974 से ये नेशनलाइज ट्री है, राष्ट्रीयकृत पादप है। जैसे कुछ ऐसे क्रॉप्स या फसल होती हैं जिनको हम नहीं बो सकते, जैसे अफीम, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, वैसे ही महुआ या तेंदू वृक्ष ऐसा है क्योंकि बेड़ी उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भाई आपने किसी इंटेंशन से प्लांट नहीं लगाया, खेत में कोई एक दो पेड़ खड़े हैं तो इसका मीनिंग आपका प्रोडक्शन या उत्पादन तो उद्देश्य से नहीं होगा, और लेकिन आपने महुआ के बहुत सारे पेड़ लगा लिए, इसका मीनिंग फिर सजा का प्रावधान है। तो ये एक नेशनलाइज ट्री है, राष्ट्रीयकृत पादप है, जो हर कोई नहीं लगा सकता। 1874। इस वृक्ष की जो पत्ती जो होती हैं उनका यूज किया जाता है मुख्यतः बीड़ी के अंदर, और इसका जो फ्रूट होता है तेंदू का, जिसको कहा जाता है टेमरू। टेमरू जो देखने में टमाटर जैसा ही दिखाई देता है वैसे, तो टेमरू वृक्ष होता है, सॉरी टेमरू इसका फल होता है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि किस वृक्ष की पत्तियों का यूज है वो बेड़ी बनाने में किया जाता है, तेंदू, या तेंदू फल या फ्रूट को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है टेमरू। इसके जस्ट ऊपर जो उदयपुर और चित्तौड़ का जो एरिया है, उदयपुर चित्तौड़ में आपको पता हो मानसूनी वनों के अंदर अपन ने एक वन लिखा था खेर। खेर वृक्ष की जो छाल है उसे क्या बनाया जाता है, कत्था। तो राजस्थान में इसमें यह पूछा जाता है कत्था मुख्यतः कौन से क्षेत्रों में उत्पादित होता है, उदयपुर और चित्तौड़। फिर इनके ऊपर कंटिन्यूस राजसमंद, राजसमंद के ऊपर अजमेर, अजमेर के आगे चलेंगे तो आगे अलवर। तो ये जो राजसमंद, अजमेर, अलवर मीनिंग अरावली रीजन, उस पे पाया जाता है अपने प्लास प्लास ट्री, जो जिनको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। तो ये वाला जो एरिया राजस्थान का सदर्न वाला, इसमें वो प्लांट होते हैं जो एग्जाम में जनरली अधिक पूछे जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान वाले तो ट्रेंड में इसलिए हैं क्योंकि उनको विशेष दर्जा प्राप्त है, राज्य वृक्ष का और राज्य पुष्प वृक्ष का। बाकी इन वृक्षों से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। सागवान के जिले में बांसवाड़ा में, महुआ के जिले में डूंगरपुर, तेंदू के जिले में, तेंदू का बेल्ट ये होता है प्रतापगढ़, चित्तौड़ और हाड़ौती की तरफ, इस एरिया में अधिक होते हैं तेंदू। उदयपुर और चित्तौड़ में कौन सा है, खेर। राजसमंद, अजमेर, अलवर की तरफ प्लास, जो कि अरावली रीजन में अधिक होता है। तो अब इसमें नेक्स्ट लिखिए बांसवाड़ा वाला, कल लिखना, चलो।